ठीक। तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्लास 10th में आपके ऑर्गेनिक के लिए केवल एक चैप्टर प्रेजेंट है, केवल एक चैप्टर, वो क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, पहले आपके क्लास 10th में पीरियोडिक टेबल नाम का भी चैप्टर था, ठीक है, लेकिन अब उसको सिलेबस से हटा दिया गया है। अब पीरियोडिक टेबल को बिल्कुल बेसिक से क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी करते हो जैसे एनडीए वगैरह तो वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो उसको स्किप करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आपको पहली चीज़ पता होना चाहिए कि जो कार्बन है हमारे लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ह्यूमन लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कार्बन है, क्योंकि आसपास की हम लोग जो भी चीज़ों को देख रहे हैं, जिन भी चीज़ों को देख रहे हैं, उनमें कार्बन का प्रेजेंस है ही, चाहे हमारी बॉडी हो, चाहे हमारे बॉडी को के बहुत सारे प्रोसेसेस हों, ठीक है, चाहे आप लोग जो वुड्स वगैरह यूज करते हैं, कई जगह पे क्या होता है ना, कभी भी गैस सिलेंडर पे भी आऊँगा, उन सब उसमें जो गैस प्रेजेंट होते हैं उन कॉन्सेप्ट पे भी आऊँगा। बट जहाँ पे नहीं है, बचपन से कई लोग जो गांव में रहे हैं उन्होंने ये देखा होगा कि घर में चूल्हा होता है, चूल्हे पे लकड़ियों को जलाया जाता है, कई जगह पे काऊ डंग का वो कुछ तो बनाते हैं, ऐसा गोला सा सिस्टम, उससे खाना वगैरह बनाते हैं, कोयले हो गए, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, कार्बन है। मतलब कार्बन जो है कहीं ना कहीं वो ह्यूमन लाइफ को बहुत ही मेजर तरीके से इम्पैक्ट किया। एक टाइम ऐसा आया कि लोग बोलना शुरू किए कि देखो पॉल्यूशन बहुत अधिक हो रहा है, लकड़ियाँ वगैरह जो जलाए जा रहे हैं आप लोग के घर की तरफ गाँव में, उससे पॉल्यूशन अधिक हो रहा है, हमारे AQI पे फ़र्क पड़ रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो वहाँ से सिस्टम क्या आया कि चलो इसको हटाओ, हम आपको सिलेंडर्स प्रोवाइड करेंगे, और आप सिलेंडर का यूज करो ताकि पॉल्यूशन वगैरह कम हो। अब सिलेंडर का यूज तो होने लगा, लेकिन फिर आप अगर ध्यान से समझोगे, ध्यान से देखोगे तो सिलेंडर के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट हैं, सिलेंडर के अंदर आपके जो भी गैसेस प्रेजेंट हैं वो क्या है, उनमें भी कार्बन प्रेजेंट हैं। उन गैसेस के भी जो मेजर कंपाउंड्स हैं वो कार्बन के ही हैं। समझ रहे बात को। तो रियल लाइफ में कार्बन हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे आप लोग पेट्रोल यूज करते हो बाइक चलाने के लिए, कहाँ से है, कार्बन से। कहाँ से, कार्बन से। बीच में एक ये भी सिस्टम आया था कि हम लोग यूज करते हैं इथेनॉल, सुना होगा आप लोगों ने, कि पेट्रोल को हटा के उसके जगह पे इथेनॉल को लाते हैं ताकि, क्योंकि वो सस्ता पड़ रहा है, उसमें पॉल्यूशन पेट्रोल से भी कम होगा, डीजल से भी कम होगा। ये सिस्टम हुआ था बट ये लॉन्च नहीं हो पाया। तो मेरी बातों से कहीं ना कहीं आप सभी ये बात तो समझ चुके होंगे कि जो कार्बन है हमारे पास, वो हमारी लाइफ के लिए, हमारे लाइफ को कंफर्ट करने के लिए, इजी करने के लिए और चीज़ों को सिंपल रखने के लिए बहुत ही मेजर सोर्स है। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो आसपास से आप लोग ये देख रहे हो, डेस्क पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, इन सब में कार्बन कहीं ना कहीं ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक, तो अब सर कार्बन जो है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को पढ़ना जरूरी इसी वजह से है क्योंकि वो हमारे लाइफ में सबसे मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आप कई बार क्या होता है कि आप लोग जो दवाइयाँ वगैरह देखी होगी ना, दवाई वगैरह खाते हो, कभी उसके पीछे का कंपोजिशन पढ़ना, तो उसमें कार्बन के कंपाउंड्स ही होते हैं। मेजॉरिटी केस में उसमें कार्बन के ही कंपाउंड्स होते हैं। जैसे आप लोग मलेरिया वगैरह के लिए टैबलेट लेते हो, है ना, एक दवाई होता है क्लोरमफेनिलामीन होता है, बहुत सारे ऐसे दवाइयाँ जो होते हैं, जैसे सेट्रिजिन वगैरह हो गया, उसको हाइड्रोक्सीजिन सेट्रिजिन ऐसे कुछ कहते हैं। तो वहाँ से आप लोग ये चीज़ समझ सकते हो कि मेजॉरिटी केस में दवाइयों को बनाने के लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का हम लोग यूज करते हैं, और कार्बन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। रीजन क्या है, क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल कम होते हैं। समझ गए बात को, समझ रहे बात को। तो आओ अब हम लोग कुछ गिने चुने पॉइंट्स लिखना शुरू करते हैं और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को ध्यान से समझते हैं, है ना। तो जो कार्बन है बेटा, कार्बन सबसे पहले ये ग्रुप 14th का एलिमेंट है। किस ग्रुप का एलिमेंट है, बोलो यार, ग्रुप 14th का एलिमेंट है, 14th ग्रुप का एलिमेंट है कार्बन। किस ग्रुप का है, 14th ग्रुप का। ठीक, अगली बात, अगर ये सर 14th ग्रुप का एलिमेंट है तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि आप ग्रुप को देख के, किसी भी कंपाउंड के ग्रुप को देख के आप एक चीज़ बता सकते हो। अगर कोई भी एलिमेंट ग्रुप 13 का है, इसका मतलब उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बोलो। अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 13 का है तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3। भूल गए तुम लोग, भूल गए तो बोलो ना। अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 14th का है तो उसके वैलेंस शेल में कितने हुए हैं, 15th का है तो उसके वैलेंस शेल में 16th का है तो उसके वैलेंस शेल में 17th का है तो उसके वैलेंस शेल में 18th का है तो उसके वैलेंस शेल में 8। अच्छा, तो अगर कार्बन ग्रुप 14th का एलिमेंट है, इसका मतलब वैलेंस शेल मतलब क्या होता है बेटा, लास्ट शेल।
वैलेंस शेल मतलब क्या होता है बच्चा? लास्ट शेल। आपने ये पढ़ा होगा ना KLMN। तो जो उसका लास्ट शेल होगा, कार्बन का जो लास्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अगर कार्बन ग्रुप 14th का एलिमेंट है ना, कार्बन इज ग्रुप 14th एलिमेंट है ना, अगर कार्बन ग्रुप 14th का एलिमेंट है, इसका मतलब इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। एक बात और ध्यान देना, मैं इलेक्ट्रॉन को E नेगेटिव से रिप्रेजेंट करूंगा पूरे चैप्टर में, ठीक है? इलेक्ट्रॉन को पूरे चैप्टर में E नेगेटिव से रिप्रेजेंट करूंगा। कोई दिक्कत किसी को? कार्बन ग्रुप 14th का एलिमेंट है, इसका मतलब उसके लास्ट शेल में हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, आपके क्लास 10th के अकॉर्डिंग या फिर जहां तक मैंने आपको पढ़ाया है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताया है कि जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या चाहते हैं? उनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए ना, ठीक है। तो अब जो कार्बन है बेटा, वो इन 8 इलेक्ट्रॉन को अचीव करने के लिए, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या क्या काम कर सकता है? या तो 4 दे दे या 4 ले ले। दोनों टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, दोनों टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो क्या करता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तीनों ही केस में आ रहा है 4, तीनों ही केस में क्या आ रहा है? 4। या तो 4 देगा या 4 लेगा। अगर ये दोनों नहीं कर पाया तो 4 बॉन्ड बनाएगा। अगर ये सभी काम नहीं कर पाया तो 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इसका मतलब कार्बन क्या हो गया? कार्बन क्या हो गया? उसको 4 की जरूरत है, और 4 मतलब टेट्रा, 4 मतलब टेट्रा। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई बेटा? 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4। तो अब मैं एक पॉइंट लिखता हूं, पॉइंट ये है, कार्बन मेक्स 4 bonds in order to complete their octet, hence it is tetravalent। है ना? कार्बन अपने ऑक्टेट मतलब क्या होता है? अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब उसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4। अब जिसकी वैलेंसी 4 है वो हो गया टेट्रावैलेंट। अगर वैलेंसी 5 होती तो पेंटावैलेंट, अगर 6 होती तो हेक्सावैलेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, चलो उसमें मैं बाद में आऊँगा, कई बंदे शो कर देते हैं वेरिएबल वैलेंसी, तो उनको मैं नहीं करने जा रहा हूँ। लेकिन जो आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, आपके जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, उसमें कार्बन थोड़ा सा स्पेशल चीज़ है, ठीक। तो क्या आप ये बात समझ पाए कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो 4 बॉन्ड बनाता है अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। इस वजह से कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट। टेट्रा मतलब, यहाँ पे टेट्रा मतलब क्या हो गया? 4, और वैलेंट मतलब वैलेंसी, वैलेंट मतलब वैलेंसी, ठीक है। कोई दिक्कत? अब अगली बात, सर कार्बन मेटल है कि नॉन मेटल है? कार्बन मेटल है कि नॉन मेटल है? जनरली हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उनमें 3 टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, एक मेटल हैं, एक नॉन मेटल हैं और एक मेटेलॉइड्स हैं। यही 3 है ना? तो सर क्या है कार्बन? मेटल है, नॉन मेटल है कि मेटेलॉइड्स है ना? तो बेटा कार्बन हमारा एक नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल, ठीक है। कार्बन क्या है हमारा? नॉन मेटल। कार्बन इज नॉन मेटल। क्या ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? कार्बन क्या है? मेटल है कि नॉन मेटल? नॉन मेटल है, ठीक। इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। सबसे पहली बात, आपसे कोई बंदा पूछ दे कार्बन क्या है, तो बताओगे कि सर कार्बन एक टाइप का नॉन मेटल है, हमारे डेली लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो मैक्सिमम चीज़ें हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं उनमें कहीं ना कहीं कार्बन प्रेजेंट होता है, चाहे वो खाना हो, चाहे हमारा पीना हो। पानी में तो नहीं, हाँ, बट ऑब्वियसली कोल्ड ड्रिंक्स तो पीते ही हो आप लोग, कोल्ड ड्रिंक्स तो पीते ही हो, माउंटेन ड्यू, फिज और क्या क्या, स्प्राइट्स वगैरह। तो आपको पता होना चाहिए कि इन सब में होता क्या है। पढ़ाया गया होगा आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट में, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में आपको पढ़ाया गया होगा कि जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो, बेसिकली क्या है, पहले तो उसका एक सोल्यूशन तैयार किया जाता है, चीनी, पानी, कलर वगैरह, फलाना ढिमकाना, इन सब चीज़ों का। उसके बाद आप लोग जब कोल्ड ड्रिंक को पीते हो तो आपने फील किया होगा कि गले में कुछ तो अच्छा सा फील होता है ना? वो कैसे होता है? उसमें
जो वाटर है कोल्ड ड्रिंक में, जो वाटर है उस वाटर में हम लोग हाई प्रेशर में CO2 को डिजॉल्व करते हैं। इसको डिजॉल्व करते हैं CO2 को। कोल्ड ड्रिंक में वाटर तो है, अरे बोलो यार, कोल्ड ड्रिंक में वाटर तो है, उस वाटर में हम लोगों ने क्या किया, हाई प्रेशर में CO2 को डिजॉल्व किया, कार्बन डाइऑक्साइड को डिजॉल्व किया। ये हो गया हमारा H2O। इसमें हम लोगों ने क्या डिजॉल्व कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये दोनों जब आपस में डिजॉल्व होते हैं तो क्या बना लेते हैं बेटा, कार्बोनिक एसिड। क्या बना लेते हैं, H2CO3। अब आपके गले में जो अच्छी सी फील आती है ना, वो इस एसिड की वजह से आती है, वो इस एसिड की वजह से आती है। तो इसका मतलब आप एक चीज़ समझ चुके हो कि रेगुलर बेसिस पे कोल्ड ड्रिंक को कंज्यूम करना, ड्रिंक करना, आपके बॉडी में एसिड के अमाउंट को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, समझ गए बात को। अब एसिड का अमाउंट अगर आपके बॉडी में इंक्रीज हो रहा है तो आपके लिए क्या है, हार्मफुल है। अगर आप चाहो तो मैं इसका स्ट्रक्चर बता दूं, बट अभी कोई नीड नहीं है, बता दूंगा इसको। ठीक है, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? ये ऑर्गेनिक नहीं है। ठीक, तो आप लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, वहाँ पे भी आपको क्या दिखा कि सर वहाँ पे भी कार्बन है, वहाँ पे भी कार्बन है। तो कार्बन कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको जितना अच्छे से समझ लो उतना बेटर है। बस 10th पास करने के लिए नहीं, रियल लाइफ में जब आपको किसी का मन किया किसी रिसर्च में जाने के लिए, तो वहाँ पे आपको पास बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो बहुत लोग, कई सारे लोग आपके ऑर्गेनिक में ही रिसर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी थोड़ी सी अबंडेंस अधिक मिल जाती है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स को पहले आप नोट करो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हो गया, हो गया सबका नोट बच्चे? ठीक, अब अगला पॉइंट आप लोग ये ध्यान देना बेटा कि जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, क्या है, अर्थ क्रस्ट है, उसमें जो कार्बन है हमारा, वो 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। अबंडेंट मतलब पाया जाने वाला। अर्थ क्रस्ट में 15वां सबसे अधिक पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, कार्बन। ठीक है, जैसे आपको पता है अर्थ क्रस्ट मतलब जमीन के, पृथ्वी के सतह पे तो नहीं, लेकिन माइनिंग का प्रोसेस होता है बहुत अधिक, माइनिंग का प्रोसेस होता है बहुत अधिक। तो माइनिंग के प्रोसेसेस में हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कि जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, माइनिंग से एक्सट्रैक्ट करते हो ना। तो 15th पोजीशन पे सबसे अधिक पाया जाने वाला एलिमेंट क्या है, कार्बन। गोल्ड और सिल्वर ये सभी तो एलिमेंट ही हुए ना, ये सभी तो एलिमेंट ही हुए। सिमिलरली हमारे अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, कार्बन। तो उसी पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ, कार्बन इज 15th मोस्ट abundant element in the earth crust। ठीक है, समझ रहे बात को? अब सर ये बात तो ठीक है, हमारे अर्थ क्रस्ट में 15वां सबसे अधिक अबंडेंट एलिमेंट कार्बन है, लेकिन ये किस फॉर्म में पाया जाता है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो इस पॉइंट को लिखना, इट एग्जिस्ट in the form of carbonates, bicarbonates। ठीक है, तो कार्बन जनरली किस फॉर्म में पाया जाता है, कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलता है और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है। अब एक बात ये आप याद रखना कि जो हमारा बाइकार्बोनेट होता है, जो हमारे क्या होता है, बाइकार्बोनेट होता है, उसको हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर आपके पेपर में ऐसा लिखा हुआ दिख जाए, क्या हुआ, अगर आपके पेपर में ऐसा लिखा हुआ दिख जाए कि कार्बन हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऐसा कुछ दिख जाए आपको ना, समझ गए बात को, या फिर कोई मेटल जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पेपर में दिख जाए, तो आपको क्या समझना है, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट की बात हो रही है, NaHCO3 की बात हो रही है। समझ रहे हो बात को? आप कंफ्यूज मत होना कि सर हाइड्रोजन कहाँ से आ गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एक ही बात है। तो जो हमारा बाइकार्बोनेट है, ये इसको हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना।
किसी को कोई दिक्कत? बाइकार्बोनेट्स का दूसरा नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसको लिखो, इतने को लिखो आप लोग जल्दी से। हो गया सबका? हो गया। अब देखो एक पॉइंट ध्यान देना, मैंने क्या बताया कि कार्बन जो है 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। ये जनरली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। अब एक बात सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, आपसे पूछ सकता है कितना परसेंट, आपसे पूछ सकता है कि कितना परसेंट कार्बन हमारे अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करता है ना। अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो उसमें कार्बन कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है, तो आप वो पॉइंट को लिखो। उस पॉइंट को मैं लिखवा रहा हूँ। तो पॉइंट ये है बेटा कि अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन है वो 0.2% एग्जिस्ट करता है। समझ रहे हो? जो हमारा अर्थ क्रस्ट है उसमें कार्बन कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है? 0.2। तो उसी पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग भी साथ साथ लिखते रहो। इन द अर्थ क्रस्ट exist approx 0.2% in the form of carbonates हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं लिखता हूं मैं, बाइकार्बोनेट लिख देता हूं। है ना, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक, तो ये एग्जैक्ट इस पॉइंट से आपके पेपर में एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एक फैक्चुअल डाटा हो गया, कितना परसेंट, है ना। तो फैक्चुअल डाटा पे डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन सकता है। जैसे बहुत सारे जैसे एमसीक्यू फॉर्म में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, या फिर कोई कंपटीशन आप दे रहे हो, अगर वो एमसीक्यू फॉर्म में बेस है तो उसको एक टॉपिक मिल गया क्वेश्चन बनाने के लिए, बस रख देगा यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम। इतनी बातें याद होनी चाहिए आपको, इतनी बातें आपको पूरी तरह से याद होनी चाहिए। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन करो। हो गया सबका? अच्छा, अब आप लोग फिर आगे क्या समझ रहे हो? आगे यही प्रोसेस है कि इनको आप लोग एक्सट्रैक्ट करोगे, फिर उनको प्यूरीफाई करोगे, फिर डिफरेंट वेज में अपने लाइफ में यूज करोगे। ठीक, अब देखो अब आते हैं, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कार्बन के वैलेंसीज को। वैलेंसी तो मैंने बता दिया कि 4 हैं, टेट्रावैलेंट है। अब इस प्रोसेस पे आते हैं कि कार्बन किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म करता है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये हेडिंग डाल लेते हैं, टाइप ऑफ बॉन्डिंग shown by कार्बन किस टाइप का बॉन्डिंग शो करता है ना। मतलब बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड बनाना, कार्बन के पास किस टाइप का बॉन्ड होता है। अब इस पॉइंट को एकदम इंपॉर्टेंट समझना आप लोग। 9th क्लास आप में से जितने बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं उनके लिए एक रिवीजन होगा, जो नए हैं वो इसको प्रॉपरली ध्यान से सुनना। पूरे चीज़ों को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। अब समझो, फिर से ध्यान से समझना एकदम। ये सपोज कर लो कार्बन का एटम हो गया ना, कार्बन का न्यूक्लियस हो गया, ये उसका फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल। इतने से मेरा काम चल जाएगा। सबसे पहले आप लोग ये बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का? 6। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं।
एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कितना है 6। मैं आप लिख भी देता हूं, कोई बंदा भूल गया तो जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। ऑफ कार्बन कितना है 6 है। इसका मतलब क्या, एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब क्या, क्या समझते हो आप लोग, बताओ कौन बताएगा। 6 है, उसमें प्रोटॉन जो है कितने हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि उस एटम के पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द एटम और इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखना, ये जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तब तक यही बात सत्य रहने वाली है। इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं, हमेशा प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है भैया, प्रोटॉन के बराबर होता है। बहुत अच्छी बात है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन है 6, इसका मतलब इसके पास 6 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है बेटा, 6 प्रोटॉन है। अगली बात समझो, अगली बात समझो, मैंने कार्बन बोला है ना, कार्बन आयन तो नहीं बोला, मैंने तो आपसे कार्बन पूछा है, कार्बन आयन नहीं पूछा, ठीक है, या फिर कार्बोकेटायन नहीं बोला। इसका मतलब क्या कि मैं न्यूट्रल कार्बन की बात कर रहा हूं, मैं न्यूट्रल कार्बन की बात कर रहा हूं। तो कार्बन न्यूट्रल कैसे होगा, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है, यानी कि कार्बन के पास 6 पॉजिटिव चार्ज है। तो अब इस कार्बन के इस 6 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कैसे करेंगे, सर कार्बन तो न्यूट्रल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। क्यों, क्यों भाई बोलो यार। अगर कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है और कार्बन स्टिल न्यूट्रल है, इसका मतलब उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक है, तो अगर एटम न्यूट्रल के, अगर एटम न्यूट्रल केस में प्रेजेंट है, अगर एटम हमारे पास न्यूट्रल है, इसका मतलब उसके पास जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन। पक्की बात, सभी को क्लियर है। कहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ खो गए, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना, ध्यान देना। तो इस 6 इलेक्ट्रॉन को, ये तो हो गया हमारा K, ये हो गया L, ये हो गया M। ठीक है, फिल करते हैं, क्या करते हैं, फिल करते हैं। K में कितने हो जाएंगे, 2, K मैक्सिमम 2 को रख सकता है। L में कितने हो जाएंगे, 4, 8 कौन बोला है, इलेक्ट्रॉन ही 6 हैं, इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास 6 हैं, तुम 8 भर दोगे, 8 2 10। ठीक है, समझ रहे बात को, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। K में 2, L में 4। ठीक है, कोई दिक्कत, पक्की बात। अच्छा, अब देखो सर कार्बन किस टाइप की बॉन्डिंग शो करने जाता है ना, सबसे पहले हम लोग एक बात समझ लेते हैं कि आपके सिलेबस में 2 टाइप के ही बॉन्ड आपको पढ़ने हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 2 टाइप के ही बॉन्ड को समझने हैं। एक तो हो गया हमारा आयनिक बॉन्ड, राज ध्यान दो, एक हो गया हमारे पास आयोनिक बॉन्ड और दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली ट्रांसफर हो जाता है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं, NaCl, किसका एग्जांपल देता हूं, NaCl। इसमें आपको पता है कि सोडियम मेटल है, इसमें सोडियम क्या है, मेटल है, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, और नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करना। पता है आपको, पता है आपको, पढ़ाया हुआ हूं 9th में। नहीं पता, जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी पता चल गया कि मेटल हमेशा अपने में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहता है। मेटल हमेशा अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहता है, और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो सोडियम क्या बोलेगा, सोडियम ये बोलेगा कि चल मैं स्टेबल होना चाहता हूँ, तो मैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दूंगा और बन जाऊंगा Na पॉजिटिव। क्या बन जाऊंगा, Na पॉजिटिव। और क्लोरीन क्या बोलेगा कि मैं भी स्टेबल होना चाहता हूँ, मैं भी स्टेबल होना चाहता हूँ, तो मैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए इस एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लूँगा। क्या कर लूँगा, गेन कर लूँगा। और क्या बन जाऊँगा, Cl नेगेटिव। क्या बन जाऊँगा, Cl नेगेटिव। अब आओ यहाँ पे समझते हैं, ये हो गया Na पॉजिटिव, ये हो गया Cl नेगेटिव, है ना। अब देखो ये पॉजिटिव कैसे हुआ और ये नेगेटिव कैसे हुआ। इस बंदे ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इस बंदे ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो क्या यहां से यहां पर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर नहीं हुई, यहां से यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ क्या,
बिल्कुल हुआ। सोडियम ने एक को लूज किया और सोडियम ने जिसको लूज किया उसी कुछ ने गेन कर लिया। क्लोरीन क्या बोलेगा, कितने अच्छे हो यार, कितना हेल्प कर दिए। अब ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। अब आपको पता है अनलाइक अट्रैक्ट, तो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के होने की वजह से इन दोनों में क्या लग जाएगा, अब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। FOA का मतलब फोर्स, F मतलब फोर्स, O मतलब ऑफ, A मतलब अट्रैक्शन। चार्ज आने की वजह से दोनों बंदों में क्या लग गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से आया। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से आया बेटा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से आया। इस वजह से हम लोग इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। समझ गए बात को। चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल में दोबारा और डिटेल में पढ़ोगे। ये क्या हो गया, आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, एक बंदे ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, दूसरे बंदे ने गेन किया। अब जो बंदा इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा हो गया कैटायन, पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब वो हो गया कैटायन, और जो बंदा इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है वो हो गया एनायन। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या हो गया, वो कोई दिक्कत, पक्की बात। तो कैटायन और एनायन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा। क्यों, अब दोनों बंदे चार्ज हो गए, चार्ज के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा। अब चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसके वजह से एक बॉन्ड बना, और उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। अब ये बंदा इलेक्ट्रॉन लूज क्यों किया, ये बंदा इलेक्ट्रॉन गेन क्यों किया, इसको थर्ड चैप्टर में पढ़ लेंगे। अब लेकिन कार्बन के पास क्या ऑप्शन है, कार्बन के पास क्या ऑप्शन है, ये समझ गए आप लोग। आयनिक बॉन्ड क्या होता है समझ में आ गया। आयनिक बॉन्ड में किसी कोई दिक्कत, तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को, जो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवाए हैं उनको आप लोग लिख लो, क्योंकि मुझे इनको इरेज करना पड़ेगा, जगह चाहिए मुझे। जल्दी करो, टाइम नहीं, जल्दी। किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, पक्का। अर्जुन कोई दिक्कत, बगल में कौन है, नहीं वो आशीष, कोई प्रॉब्लम बेटा, आप लोग को बेटा कोई प्रॉब्लम। 9th में पढ़ाया था बेटा आपको हर्ष, 9th में सेम कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आप लोगों को। कौन कौन थे 9th में, अच्छा आप लोग थे, सही नहीं थे, तो जो थे 9th में उनको सेम कॉन्सेप्ट मैंने ये पढ़ाया था प्रॉपर। हो गया, थोड़ा सा जल्दी करो यार, मैं कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। हो गया हर्ष, हो गया, छोड़ना नहीं है, हो गया, सच बताना, हो गया निकेत, पक्का, बढ़िया बात है। अब आओ, ऊपर का पार्ट इरेज कर देता हूँ, है ना। अब आओ, अब इसके कोर कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम लोग। एकदम पूरा फोकस यहाँ पे दे दो, आने वाले 15-20 मिनट के लिए टॉपिक मक्खन की तरह क्लियर होगा। सारे पॉइंट्स कवर होते रहेंगे। एग्जाम में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं आएगा या फिर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपने यहाँ पे ना देखा हो, ठीक है। अब देखो, ध्यान दो। अब चलते हैं सर सोडियम पे, पहले NaCl बना लिए थे ना, अब आते हैं पहले इसी सोडियम पे, यानी कि Na पॉजिटिव बना, Cl नेगेटिव बना। इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया, जिस चीज़ को सोडियम ने लूज किया उसी चीज़ को क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया, दोनों खुश हो गए और आपस में एक बॉन्ड बना लिए, उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोल दिए, आयनिक बॉन्ड। अब क्योंकि आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये एक चार्ज कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये एक चार्ज कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। अब क्योंकि इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में, अब दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, तो चार्ज के बीच में कैसा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। यानी कि दो चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, दो चार्ज आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो दुनिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगा, है ना, कि सबसे मजबूत फोर्स में से एक है ये। कोई समस्या, कोई दिक्कत।
तो अगर इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो अगर स्ट्रांग है, समझ पा रहे बात को, दो पार्टिकल्स के बीच में भाई, दो पार्टिकल्स के बीच में या दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, अगर वो स्ट्रांग है, अगर वो क्या है, स्ट्रांग है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब उनके बीच में जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है वो भी तो स्ट्रांग होगा। नहीं समझे बात को, बॉन्ड जो क्रिएट हो रहा है वो भी तो स्ट्रांग होगा। तो क्या मैं ये पॉइंट लिख दूं, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है। तो आयोनिक बॉन्ड कैसा होगा, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, है ना। कोई दिक्कत। अब ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड क्यों है, ये भी बात क्लियर है आपको, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक, समझ गए बात, क्रिस्टल क्लियर। अब देखो, पहले अगर हम लोग न्यूट्रल सोडियम की बात करें, अगर हम लोग न्यूट्रल सोडियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है। सबसे पहले हम लोग इसका करते हैं KLM, है ना। सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं KLM। चलो, K में कितने, L में 8 तो 10 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई, बचा कितना 1, M में कितना गया 1। अच्छा, अब सोडियम परेशान, परेशान क्यों, सोडियम भी चाहेगा ना कि उसके लास्ट में 8 हो जाए। तो सोडियम के पास दो ऑप्शन है, सोडियम के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या कि वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके जो M सेल में एक इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर दे, लूज कर दे। अब जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा 2 8 का सिस्टम हो गया तैयार, स्टेबल हो जाएगा। तो इसके लिए आसान पाथ कौन सा है, 8 को गेन करना कि 2 को लूज करना, 1 को लूज करना आसान पाथ है। तो क्या बोलेगा, भाई तू चला जा, मुझे अकेला छोड़ दे। तो क्या कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो सोडियम जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी, इसके पास प्रोटॉन तो अभी भी 11 ही है, प्रोटॉन अभी भी इसके पास 11 है ना, प्रोटॉन अभी भी इसके पास 11 है। लेकिन जैसे ही वो इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। डिफरेंस कितना आया, 1 प्रोटॉन का, डिफरेंस कितना आया, 1 प्रोटॉन का। अब प्रोटॉन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसके सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया। तो क्या बन गया, Na पॉजिटिव। जैसे ही Na पॉजिटिव बना, अब इसके पास कैसा सिस्टम हो गया, KLM, K में 2 8 और यहाँ पे कितना हो गया 0। ठीक बात है, ठीक बात है। अब क्लोरीन भी वेला घूम ही रहा था एटमॉस्फेयर में, क्लोरीन भी एटमॉस्फेयर में खाली घूम रहा था। बताओ सर कितना एटॉमिक नंबर, कितना है, कितना है 17, पक्का। चलो ठीक, इसका लिखो आप लोग, इसका आप लोग इसका लिखो 287 KLM 287। अब चलो, एक बंदा देखो, 2 टाइप के बंदे हैं ना, एक बंदा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा, उसको हो गया। धन्यवाद बच्चों। चलो जल्दी बैठो। अब समझो कि अब इसके पास 7 है, इसके M सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, किसके, क्लोरीन के। अब क्लोरीन क्या बोलेगा कि या तो मुझे एक मिल जाए, या मैं 7 को छोड़ दूं। आसान कौन सा है, एक मिल जाए, यही आसान है। अब वो एक कहाँ से मिलेगा, सोडियम से। सोडियम ने जो एक लूज किया, वो इसके पास बोलेगा कि भाई मैं तुझे मिल जाता हूँ, तू लूज मत कर। लूज करेगा प्रॉब्लम में आ जाएगा, 7 लूज करना आसान बात नहीं है, मैं एक मिल जाता हूँ। अब ये कितना हो गया, 8 हो गया। अब जैसे ही ये 8 हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, ये 8 हो गया। अब ये जैसे ही 8 हुआ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्यों नेगेटिव चार्ज, इसके पास सर प्रोटॉन तो अभी भी 17 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल, 18। कर दो डिफरेंस, कितना आया, -1। तो इस वजह से क्लोरीन पे क्या, कौन सा चार्ज होता है, माइनस। तो अब क्या आप लोग ये बात समझ पाए
आप लोग ये बात समझ पाए कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज क्यों किया, क्योंकि लूज करते ही उसके लास्ट में 8 हो गया, और 8 होते ही वो स्टेबल हो गया, ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन क्यों किया, गेन करते हैं उसके लास्ट में 8 हो गया, अब वो भी स्टेबल हो गया। ठीक, तो क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के लूज करने और गेन करने की वजह से, इन इलेक्ट्रॉन के लूज करने और गेन करने की वजह से उनके ऊपर क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है, और चार्ज की वजह से आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या बन रहा है, बॉन्ड। क्या बन रहा है, बॉन्ड। तो क्योंकि ये बॉन्ड बन रहा है बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू आयंस, because this bond is formed between two atoms because of the force of attraction between two ions, that is why this bond is said to be ionic bond। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? तो आयनिक बॉन्ड बना कैसे, एक बंदे ने इलेक्ट्रॉन लूज क्यों किया, एक बंदे ने इलेक्ट्रॉन गेन क्यों किया, ये बात भी समझ में आ गया। ठीक है, तो अगली बात आपको याद रखना कि जनरली ज़्यादातर केस में जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनता है। किसके बीच में बनता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में ज़्यादातर केस में। रीजन क्या है, रीजन सिंपल सा बात ये है कि मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। कोई दिक्कत, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करना, नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करना। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन क्यों गेन कर रहा है, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लास्ट में 8 कंप्लीट हो रहे हैं। और मेटल क्यों लूज कर रहा है, क्योंकि उसके भी लास्ट में 8 कंप्लीट हो जा रहे हैं, उसके भी लास्ट में 8 कंप्लीट हो जा रहे हैं। कोई डाउट, कोई समस्या, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं मोटा मोटा आइडिया ले लिए हैं कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। कल के लेक्चर से हम लोग ये समझेंगे, कल के लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे आपका कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो आपको 2 ही टाइप के बॉन्ड पढ़ने हैं, एक आयोनिक बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को आप अच्छे से समझ चुके हो, अब कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग बढ़िया समझ लेंगे, उसके बाद चैप्टर में आगे की तरफ मूव करेंगे। 10 to 15 डेज लगेंगे इस चैप्टर में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर। आपके क्लास 11 तक ये चैप्टर काम आएगा, बेसिक्स पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन आपको भी इसके लिए क्या करता रहना पड़ेगा, रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। थ्योरी अधिक है, अप्रोच भी अधिक है, पूरा लॉजिकल अप्रोच में चैप्टर कराऊंगा, लेकिन आप लोग को भी इसमें रिवीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तब तक ख्याल रखो और जाओ घर, धूप भी हो रही है। ठीक है, बंद करो।